बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक आप देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कल इंतखाबात हैं दोबारा, ये बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसका दूसरा मरहला है। पंजाब में होंगे और सिंध में होंगे। क्या दोबारा मुस्लिम लीग नून पंजाब में उसी तरह जीत जाएगी? क्या दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में उसी तरह जीत जाएगी, या इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? मैंने इन चीज़ों पे बात करनी है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अगर सिंध में जलसे कर रहे हैं तो पंजाब में भी उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है? पीपल्स पार्टी को ये याद क्यों दिलवाना पड़ता है कि वो वफाक की पार्टी है? क्या वो सिंध के अंदर ही महदूद रहेंगे या बिलावल उसको निकाल के वापस वफाक की सियासत में लेकर आएंगे? ये भी एक सवाल उठता है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का एक फैक्टर जो है वो वहाँ पीपल्स पार्टी को किस हद तक मुतासर कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, नदीपुर की बात हो रही थी कि उसके अंदर जो जिम्मेदारी है वो गफलत बना के डाल दी गई है साबिक दौरे हुकूमत पर, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सज़ा किसको मिलेगी? क्या कोई ऐसा होगा जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? अगर अरबों रुपए ज़ाया हुए हैं या अरबों रुपए पाकिस्तान के जायद लगे, कौम के पैसे ज़ाया हुए हैं, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और जो ज़िम्मेदार है क्या उसको सज़ा मिलेगी? वो किसी कटहरे में आएगा? उसका कोई एहतसाब होगा? क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं कि जिन्होंने धरना दिया था, कौम अब उनका घेराव करे, कौम उनका एहतसाब करे, लेकिन जिन्होंने प्रोजेक्ट्स में नुकसान पहुंचाया अरबों रुपए का, कौम उनके साथ क्या करे? इस बारे में मियाँ साहब की पॉलिसी क्या है ये पता करेंगे। लेकिन आज गुड गवर्नेंस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी बड़ी खुल के सामने आई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि सड़कें बनाना, पुल बनाना और मेट्रोज बनाना ये गुड गवर्नेंस नहीं है। अब ये बात तो तहरीक इंसाफ भी करती रही है, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है, ये बात बाकी लोग भी करते हैं, मीडिया भी बार बार कहता है कि ये किस तरह की गुड गवर्नेंस है कि उसमें आप चंद चीज़ें बना देते हैं और आप कहते हैं जी हम बड़ी अच्छी गुड गवर्नेंस है हमारी। तो गवर्नेंस क्या इसको कहते हैं? तो मियाँ साहब ने आज कहा इसको नहीं कहते। हम नून लीग से आज पूछेंगे तो फिर किसको कहते हैं? मुस्लिम लीग नून की नज़र में गुड गवर्नेंस क्या है? क्योंकि अगर ये पुल, सड़कें और मेट्रो आप नीचे से निकाल दें इनके, तो ये तो मेरी ज़ाती राय में, मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ 5-7 साल पहले सड़कों पे रिपोर्ट किया है, आज भी हम पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, तो मेरी नज़र में तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। अगर ये वाली गुड गवर्नेंस आप बीच में से निकालें तो ये सवाल हमने इनसे पूछना है। लेकिन सबसे पहले मैं मेहमानों का करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी यहाँ तशरीफ लाए आप। उस्मा बुखारी साहब हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, यहीं पे हमारे साथ हैं। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और कल सिंध का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी ठीक ठाक लीड ली है गुज़िश्ता जो पहला मरहला था उसमें। अब दूसरे मरहले में चांडियो साहब क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुखालफत शायद पहले से ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद निकल कर जोर लगा रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहैसियत पार्टी लीडर के, पार्टी क़यादत के तौर पे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बाकी सूबों में भी जाते और वहाँ पे भी कैंपेन करते? स्पेशली अभी पंजाब में भी चल रहा है। आपकी मेहरबानी। जो सिंध में सूरत हाल है, मैं कभी भी नहीं कहता कि सिंध में मुकाबला नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी अकेली कोई सिंध की बेताज बादशाह है। हाँ, मैंने ये कहा है कि कराची में अगर MQM है तो बाकी सिंध के जितना भी हिस्सा है उसमें कोई, हाँ, फंक्शन लीग के भी एक इलाका है, उस इलाके में वो उसका असर सूख है। एक MLA की सीटें, एक सीट है, 2 MPA की सीटें वो उठाती है, और थरपारकर में है, एक सीट MLA की जाती है या एक MPA की जाती है। अफराद कुछ मजबूत है अपने अपने इलाकों में, वो कभी जीते कभी हार जाते, लेकिन मजमूई तौर पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है। जैसे गुज़िश्ता जो लास्ट उनका एक इलेक्शन का मरहला गुजरा है, मेरा ख्याल है अभी इतनी ही बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिलेगी सिंध में, और ऐसे ही जीत कर आएगी। आप देखिए। नहीं तो अगर इतनी तगड़ी है तो सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इतना जोर क्यों लगवा रहे हैं आप? ठीक है, बदीर के मामले में एक अलग एक फिजा है। तस्वीर आपने अगर बिलावल तक की सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि मेरे अंकल अरबाब साहब के साथ तस्वीर है, और इस्माइल राहू साहब के साथ तस्वीर है, औरों के साथ तस्वीर है, पीर साहब के साथ तस्वीर है। असल वहां एक वजाहत की बहुत जरूरी है। बदीर गढ़ है पीपल्स पार्टी का, भुट्टो साहब भी वहां थे, बीबी का भी गढ़ था, आज भी हमारा है, लेकिन वहां हमने ही एक दोस्त को, एक साथी को बादशाही दे दी।
बेताज बादशाह कर दिया, हमने कई सालों तक लोगों के मुकद्दर का मालिक बना दिया। हमें वो बात सूरत हाल अच्छी नहीं लगती थी कि पीपल्स पार्टी के लोगों को वो जूते मरवाता रहा, अपने मनपसंद काम करवाता रहा, लोगों को बेजार करता रहा, वो सिर्फ अपने करीबी लोगों को नवाजता रहा है। तो जाहिर है जब 15-16 साल से आपने एक ही आदमी को, एक शख्सियत को, जो अमलन वज़ीर आला से भी ताकतवर थे, वज़ीर के सामने कुछ न था, वो बादशाह बने बैठे थे। अब उन्होंने जिस किस्म की प्रोपेगेंडा की, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब मेरे वालिद साहब की फातिहा पे आएंगे, ये कहा कि मैं बिलावल के साथ हूं, ये कहा कि बिलावल भुट्टो मेरे खिलाफ नहीं बोलते, वो वजह 100 इल्जामात थे। सारी पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि बिलावल साहब आए, वजाहत करे। बिलावल साहब गए और उन्होंने वजाहत की। इंशाल्लाह कल सूरत हाल आप देखेंगे। चलें, कल सूरत हाल पता चलेगी। मैंने अभी आपसे वापस जब आपके पास आऊंगा तो मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंजाब पीपल्स पार्टी का बिलावल पे कोई हक नहीं है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये पंजाब में पीपल्स पार्टी को वो ये सोच बैठे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं करना और करने से फायदा कोई नहीं होना। मैं ये आपसे पूछूंगा, लेकिन एजाज चौधरी साहब, नंदीपुर वाला तो मामला खत्म हो गया, अब आप जितना मर्जी शोर मचाएं। वो आबिद शेरली का फोन आया हमारे प्रोड्यूसर को, वो कह रहे हैं जी PMLN की तरफ से मैं और PTI का कोई भी बंदा जो उनका कोई मेंबर कौमी असेंबली, आप कोई भी एक बंदा उनसे ले लें, मैं उसको लेकर जाऊंगा नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में और सारा कुछ दिखा के तसल्ली करा के लाऊंगा। ये तो वो आज की सूरत हाल कह रहे हैं। और गुज़िश्ता अगर करप्शन गफलत जो भी है उससे भी ये गवर्नमेंट बरी जिम्मा हो गई। अच्छा, हो गई है? हो गई। आपने तो नहीं कर दी? नहीं, मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। मेरी कोई जरूरत नहीं है। आवाम से पूछनी चाहिए, यानी बिल्कुल वाज़े तौर पर जो पहली ब्रीच जो है ना वो ख्वाजा आसिफ ने ये की है कि इस ऑडिट रिपोर्ट को जो खाना साज है, मैं इसे कह रहा हूँ खाना साज है, और इसहाक डार के बड़े ही चहेते आदमी ने ये ऑडिट किया है। बुलंद अख्तर ने किया होता ना तो चारों तबक रोशन हो जाते इनके। उसने भी कहा है कि वो पिछली हुकूमत वाले भी जो थे वो भी जिम्मेदार हैं और अब भी जिम्मेदार हैं। और अब मैं रेफर करता हूँ जो तुम तराक से तकरीर की थी ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपके प्रोड्यूसर के पास हो जरा चलाएं, मजा ही आ जाएगा। चलवा देते हैं जी, निकाल के रखें जी, बड़ी मकबूल उनकी है, निकाल के रखें, बाद में चला देंगे। कमाल उन्होंने इसके ऊपर नंदीपुर का जवाब देते हुए जो कुछ कहा था वो, और आज जो टोन थी वो भी देखने के काबिल थी। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि 22 बिलियन का प्रोजेक्ट, ठीक है, 51 बिलियन तक चला गया। पिछले 2-1 हफ्तों से या महीनों से वहां पर 400 से ऊपर मेगावाट बन रहे हैं और 1 मेगावाट जो यूनिट है वो 18 रुपए का है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली 8-9 रुपए यूनिट पड़ रही है ना, ये 18 रुपए का आज पड़ रहा है। 25 अरब रुपया इस गरीब कौम से, इसकी हड्डियों से और इसके खून को निचोड़ कर जो है वो हासिल किया। नहीं, पहले आपको प्रॉब्लम था कि यूनिट चल नहीं रहा, अब जब वो चल रहा है तो वो जितने का भी चल रहा है आपको ये प्रॉब्लम है कि महंगा क्यों चल रहा है। मैं अर्ज करता हूँ इस कौम का यानी लहू, और इसको गैस पे चलना था पहले आपको। हाँ, ये काफी नहीं है कि इसके साथ इतना आपने बेड़ा गर्क उसका कर दिया कि आप कब ये शुरू हुआ 2008 में, 11 में मुकम्मल होना था, 22 अरब रुपए का था, और आज ये 51 खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, कहते हैं 7-8 अरब रुपए और अभी डबोना है इसके अंदर, 58 पर लेकर जाना है। नहीं, लेकिन गैस से चलने वाला था जो इसकी फेजिबिलिटी थी शुरू में, वो गैस से इसको चलना था। ऑफ कोर्स जब आप नाकिस मशीनरी लेते हैं तो फिर वो आपको डीजल पे और वो फ्यूल पे आपको जाना पड़ता है। वो चेंजिंग के अंदर भी फिर पैसे लगे, फिर वो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे किया गया था वो भाग गई, और आज भी जो जिन लोगों के हाथ में है उनके ऊपर भी पूरा यकीन नहीं है मायरीन को। इनके हाथ में आज जो रिपोर्ट है ना, ये तो सर निकल गया उसमें से। नहीं, निकल कैसे गया? वो कह रहे हैं कि हमारा क्या साबिक गवर्नमेंट है वो नहीं, जो क्या उसके साबिक गवर्नमेंट के वजीर आजम को अदालत में नहीं जाना पड़ा था, 2 वज़राए आजम को? ये कोई मतलब आसमान से उतरे हुए हैं, इन वजीरों को नहीं वहां पर ले जाएं आप लोग अदालत में ले जाएं। ख्वाजा आसिफ तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसको कहते हैं ख्वाजा आसिफ गए और उन्होंने इस केस को, मैं अर्ज करूं, ख्वाजा आसिफ ने इस केस को पोर्ट्रे किया था, बाकायदा ये केस बना था, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, फिर बाकी सबको आना पड़ा था। आपने बतौर अपोजिशन इस केस पे क्या किया है कि ख्वाजा आसिफ को या मियां नवाज शरीफ को अदालत कोर्ट में बुलवा ले? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं
کہ اس کے اوپر جو دعویٰ پارلیمنٹ کے اندر 4 مرتبہ اسد عمر نے سوال کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے بین الاقوامی آڈیٹر سے آڈٹ کرا لیں. جو آڈٹ کرنے لگا بندہ اس کو ہٹا دیا گیا، اور 1.5 ماہ پہلے ایک اپنا بندہ لگا کے اس نے بھی لکھ دیا ہے کہ پہلے والے بھی ذمہ دار ہیں اس جو اتنا پیسہ ضائع ہوا ہے، اور موجودہ والے بھی ذمہ دار ہیں. اور جس ایم ڈی کو یہاں پی ایچ اے کا ڈی جی تھا وہ محمود صاحب، اس کو نان ٹیکنیکل جس کا کوئی اچھا ویسے یہ ان کا ایک منٹ یہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں واپس آ رہا ہوں. اربوں روپیہ قوم کا ضائع کر دینا آپ نقطہ اٹھائیے گا، لیکن میں یہاں مجھے ان کو پوچھنے دیں ان سے یہ آپ کا مسئلہ کیا ہے جی؟ جو آپ کو لگتا ہے بندہ سخت ہوگا یا وہ رپورٹ نیوٹرل بنا دے گا، آپ اس کی رپورٹ کرتے ہیں فارغ، بندے کو بھی کرتے ہیں. سانے مالٹون میں بھی یہی ہوا تھا. اور کوئی بھی بندہ جس پہ یہ اعتراض اٹھا سکتی ہے اپوزیشن، اس بندے کو آپ لا کے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے اس سے آپ رپورٹ بناتے ہیں اور پھر بغلے میں جاتے ہیں کہ جی ہمارا تو زبردست کام ہو گیا. دیکھیے اب جتنا ٹائم چوہدری صاحب کو ملا ہے، گزارش ہے کہ اس سے کم از کم آدھا ٹائم مجھے ضرور دیجیے گا. بہت ساری باتیں جو ہے وہ چوہدری صاحب نے کی. پہلے تو عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ان کا جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تو فوکس ہی یہ تھا کہ اس کو یہ چلتا ہی نہیں، یہ چل سکتا ہی نہیں، اس نے چلنا ہی نہیں. آپ ان کی بھی ذرا آن ریکارڈ نکالیں نا ذرا جو تقریریں اسد عمر صاحب ڈسٹورٹ کرنے کی انتہا ہے. 87 بلین تک لے کے گئے. یہ فلور آف دا ہاؤس بھی موجود ہے، مختلف ٹی وی پروگرامز بھی موجود ہیں. 87 بلین کے انہوں نے راگ لاپا کہ جی یہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ان کو تو فرشتہ بھی آ جائے گا نا عمران خان صاحب اوپر سے. نہیں مور دین 50 بلین تو ہو گیا نا، 50 سے اوپر تو گیا نا، 22 سے. دیکھیے وہ ہماری غلطی دگنے سے اوپر چلا گیا. میری گزارش سن لینا، مجھے ذرا بات کرنے کا موقع دیجیے. وہ ہماری غلطی اس لیے نہیں ہے. اچھا کس کی ہے؟ ایک منٹ پلیز مجھے سوال کرنے دیں. آپ کی غلطی نہیں ہے، کس کی غلطی ہے؟ میں ذرا آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے تو غلطی کسی کی تو ہے نا، یہ بات بھی نکل آئے گی. جی دیکھیے 22 ارب روپے میں یہ جو ہے یہ پچھلے دور حکومت میں یہ پروجیکٹ لگنا جو ہے وہ شروع ہوا. اس کے بعد جو یہ اس کی مشینری کراچی پورٹ پہ پڑی رہی، کیا مطلب وہ یہ فیکٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو کس کی وجہ سے بیکاز پچھلی حکومت کی وجہ نہیں، حکومت نہیں، بندہ بتائیں کس کی وجہ سے؟ بابر اعظم صاحب کی وجہ سے. وہ کدھر ہے؟ وہ دیکھیے یہی تو بات جیل میں کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھیں میرے پیسے گئے ہیں نا، میرے پیسے گئے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں مجھے اگر میں سوال میں کروں گا نا جی، جواب آپ دیں گے. سوال میں کروں گا نا جی، سوال میں کروں گا، جواب آپ دیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر بابر اعوان ہیں تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ بابر اعوان صاحب کا فون نمبر ملائیں جی. جی میری گزارش سن لینا نا. جو وزارت قانون اس وقت ان کے پاس تھی، اس میں یہ پینڈنگ پڑی رہی یہ فائل، اور اس فائل کو کس وجوہات پہ وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی کہ کنہیں اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ مطلب آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فیصلہ تو نہیں ہوگا نا. آپ نے 5 سال فیصلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کیے ہیں. 1 منٹ سن لینا، اسی جگہ بیٹھ کے 5 سال آپ نے ٹی وی پہ فیصلے کیے ہیں. یہ دیکھیں آپ صحیح والے عمران خان صاحب دوسرے کی بات نہیں میری عرض سنیں، آپ نے نہیں کیا فیصلہ ٹی وی پہ بیٹھ کے 5 سال. کس چیز کا؟ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے فیصلے ٹی وی پہ نہیں کیے آپ نے؟ جی نہیں یہ کوئی بات. دیکھیے میں نکال کے دکھاؤں آپ کو. گزارش سے سن لینا، کسی کو ملزم میں ہمیں تو ڈکلیئر نہیں کیا نا، عدالت آپ نے مجرم ڈکلیئر کیا، لوگوں کو ملزم تو دور کی بات ہے. دیکھیے عمران خان صاحب ایسے دیکھیے ایشو ریز کرنا جیسے آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے. اچھا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی رپورٹ آ گئی بلین کو اور آج آپ خود مان رہے ہیں، آپ کہتے ہیں چلے گا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، چل سکتا ہی نہیں ہے. آج وہ چل رہا ہے اور ان کو کہا کہ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. مطلب اس طرح سے یہ تو چیلنج ہے، یہ تو چیلنج ہے عابد شیرلی صاحب کا. آپ بندہ دیں جی ہم لے جائیں گے، لیکن میں یہ آپ کے پاس رپورٹ ایک آ گئی ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں کوئی تو ذمہ ہوگا یا ہماری قسمت ہی خراب ہے. مجھے یہ بتا دیا صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائے گی جو اس کے اوپر کلپریٹ ہے، اس کو وہ کہہ چکی ہے سزا ملے گی اور ضرور سزا ملے گی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی پلیز. اس کو جانا تھا پرائم منسٹر کے پاس، وزیر موصوف نے اس کو درمیان سے اچک کر اس کے اوپر کیوں پریس کانفرنس کی؟ وہ تو جو مرضی کریں سر، وہ تو دیکھیں انفارمیشن تو لیکیج ہوتی ہے. یہ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف ہے کہ میں پہلے سے ایک پرسپشن بنا، پہلے اس کے اوپر بازو ہلاتے رہے چیف منسٹر پنجاب. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ میں چانڈیو صاحب کے بعد یہ چیز لے جاتا ہوں. وہ اس کا چانڈیو صاحب یہ کیا ایک ڈیکورم کی خلاف ورزی ہے یا وزیر موصوف یہ چاہ رہے تھے یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس پہ پہلے بات کر کے ایک اوپینین بنا دوں اور ایک پرسپشن جو بننی چاہیے جو ان کے حق میں وہ پہلے سے میں جنریٹ کر دوں؟ یہ اعتراض والی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیکٹ ہی نہیں ہے.
चांडिया साहब बात तो कर देना। ये फैक्ट ही नहीं, वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट नहीं आया। ये फैक्ट ही नहीं है, उनके साथ शेयर हो चुकी है, उनकी मर्जी से नहीं, बट उन्होंने नहीं बताया कि क्या सोच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा वो ये वज़ीर आज़म आएंगे तो उनके सामने पेश की जाएगी। ये पब्लिक नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने कहा उनके सामने पेश करेंगे। आपके डेकोरम और प्रोटोकॉल भी कुछ चीज होता है ना, वज़ीर आज़म के पास जाएगी। वज़ीर आज़म के साथ शेयर की जा चुकी है। अच्छा, एक मिनट ऑन रिकॉर्ड ले लें, ऑन रिकॉर्ड ले लें। नहीं, ये पब्लिक मनी का मामला आपकी पार्टी का नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पॉलिसी का मामला है। नहीं, पब्लिक मनी का मामला है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, आपके नहीं है। मैं कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म की मर्जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो बात की है, आप जिम्मेदारी से कहती हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब यही सोच रहे हैं? उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड लेके किया है, 100%, बिल्कुल ऑन बोर्ड लेके। जी चांडिया साहब आप फरमाइए सर। जी मौला बख्श चांडिया साहब। जी, मैं आवाज नहीं सुना, क्या कहा आपने? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये रिपोर्ट डिस्क्लोज की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी पाकिस्तान है, वो ये कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो हम उनके सामने ये रिपोर्ट रखेंगे। आपको क्या लगता है ये ठीक मौका था इसको करने का, या प्राइम मिनिस्टर पहले इसको देख लेते उसके बाद करते? क्योंकि मैं पीटीआई का एतराज भी आपको बता दूं, पीटीआई का एतराज ये है कि वजीर मौसूफ ने अपने लिए गुंजाइश पैदा कर ली है। ये उनको तो हर मामले में यही नजर आएगा, लेकिन असल बात जो आपने पूछी है वो दूसरी बात है। वो ये है कि साबिका हुकूमत पर आपने इसी हवाले से जिस अंदाज से तनकीद की है, जिस अंदाज से वावेला मचाया है, आज अब आप अपना दौर आया है तो उसका भी तो एहतसाब करें ना। आपने असल बात तो वो पूछी है, अब जो देर हुई है वो तो मैं कह रहा हूँ कि अदालत में ये मामला है, इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रही। मुझे भी बुलवाया है, मैं भी गया हूं बयान देने, इंशाल्लाह अगली बार मेरा भी बयान होगा, मैं भी कहूंगा कि क्या हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि जिम्मेदार तो मौजूदा हुकूमत भी है, वो कैसे इससे मुबरा हो जाएगी, कैसे बच पाएगी इस मामले से? नहीं, वो तो कहते हैं जी बाबर एवान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जो कॉस्ट बड़ी है बाबर एवान साहब की जिम्मेदारी है। तो मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये पता चल गया है तो वो क्यों आजाद फिर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में ना इमरान खान साहब, मैं जज नहीं हूं, मेरी हुकूमत जज नहीं है, इसका लेकिन आपके पास इदारे हैं जो गिरफ्तार करते हैं, आपके पास इदारे हैं जो एफआईआर काटते हैं ना। आप एफआईआर दे दी आपने? अब चांडिया साहब कह रहे हैं ना कोर्ट में पेंडिंग है ना उसकी इंक्वायरी। अब कोर्ट से ऊपर तो मतलब मीडिया तो कोर्ट नहीं हो सकता ना, मतलब। लेकिन आपकी अपनी कानूनी कार्रवाई क्या होगी? दे सकती हूँ, हमारा काम है फैक्ट्स जो है वो कोर्ट में। अच्छा, फिर एक मिनट मुझे ये बताएं कि फिर आप जब ये कहते हैं कि हम इनके पेट फाड़ के पैसा निकाल के अवाम के कदमों में रखेंगे, तो आप ये कहा करें जलसों में कि हम ना इनके पेट फाड़ेंगे, ना इनसे पैसा निकलवाएंगे, ना आवाम के कदमों में रखेंगे, अदालत करेगी जो करना है। नहीं, अदालत करेगी। आप हुकूमत बना के, हुकूमत का पॉइंट समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहना मैं समझा रहा हूं, समझे? ये कहना चाह रहे हैं मतलब हमें जो है वो अदलिया बन जाना चाहिए और इनको फांसी। चले, मैं आपको अर्ज करता हूं, आज के बाद फिर आप ये भी वादा कीजिए कि जब इलेक्शन में आप लड़ने जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि अदालतें फैसले किया करेंगे, हम किसी का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाएंगे। अदालतें फैसला करेंगी। अच्छा, आइंदा आप नहीं लाएंगे पैसे वापस? जो हमारा काम है वो करेंगे ना, ये तो अजीब। तो आपने अपना काम कर लिया। अच्छा, एजाज भाई साहब उन्होंने काम कर लिया अपना। मेरी बात सुने, हम आवाम के सामने लेके बतौर हुकूमत, और बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब रिकॉर्ड के ऊपर है और वफाकी वजीर रिकॉर्ड के ऊपर है। इसके बारे में वो ये कहते थे कि इसमें ना कोई नेग्लिजेंस है, ना कोई बैड गवर्नेंस है, ये हमें मिला ही मंसूबा बहुत ज्यादा खराब था, 2011 में मुकम्मल होना था और 22 अरब रुपए में होना था। अब उसके बाद उसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर उस वक्त शाया करके उसका कुछ बताते, उसके ऊपर मजीद इतने पैसे खर्च कर दिए कि 51 यानी 29 बिलियन मजीद खर्च कर दिया। इसको भी दुनिया के अंदर किसी प्रोजेक्ट की कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशो होती है? यानी अगर आज वो दुगनी कीमत पे यूनिट बन रहा है तो ये क्या कर? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इजाजत मुझे टेक्निकली जरा थोड़ा आप कानून को जानते हैं, मुझे टेक्निकली आप जरा एक चीज मुझे तकनीकी लिहाज से एक चीज छोटी समझा दीजिए कि क्या ये मामला अगर कोर्ट में है और ये रिपोर्ट आ गई है, चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं, जो करप्ट लोग हैं उनका पता चल रहा है, तो कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं है जो उन पे हाथ डाल दे? अब सारे चुप रहेंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि चुप रहेंगे जब तक ये बैठे रहते हैं, कोई इनकी तरफ इशारा नहीं करता। वजह उसकी बिल्कुल वाज़ेह है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज तक कोई जवाब वो कह रहे कोर्ट करेगा, हमने नहीं करना। इसको बुलंद अख्तर राना को क्यों तब्दील किया? जब एफआईआर किधर है, नैब किधर है, मुझे बताइए ना। जब ऑडिट रिपोर्ट वो बना रहे थे उसको क्यों हटाया यकायक? अच्छा, एक मिनट, ये रिपोर्ट आपको नैब को भेज देनी मेरी गुजारिश नहीं। देखिए मैं इसका तरीका, अगर ये नहीं बजाएंगे नहीं तो मेरा सवाल उनसे वही। मैं 4 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इस नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से
वहां पर सवाल किया था पार्लियामेंट के अंदर। ये तो आ गया ना जवाब, आ गया। अब और आपको क्या चाहिए था? नहीं, पार्लियामेंट में उठाएंगे कि ये कुछ हो गया है इसमें। ये अच्छा, ये नैब को एफआईए को जाना चाहिए कि नहीं? जवाब देने जी का प्लीज मौका देंगे। क्विकली। देखिए, बात ये है कि खुदा के वास्ते इस तरह से मतलब झूठ ना बोले कि वो आपको लगता है वो सच लगने लगे। भाई, ये इंक्वायरी कराई गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर, क्योंकि ये नंदीपुर का प्रोजेक्ट जो है ये नहीं चल रहा था, और क्यों नहीं चल रहा था ये वजूहात जानने के लिए। उसमें पूरी उन्होंने जहां जब से ये प्लांट लगा है, ये उन्होंने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। उसके बाद जो पिछली हुकूमत की रिपोर्ट, नहीं, आपके फैक्ट ठीक नहीं है। फैक्ट्स आपके ठीक नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट है, आपके फैक्ट्स ठीक नहीं है मैडम, क्या करें हम? मेरी गुजारिश, आपके फैक्ट्स ठीक नहीं है, प्लीज इसको ठीक है। ये ऑडिट हुआ है, ऑडिट ये ऑडिट हुआ है। हाँ, ये ऑडिट हुआ है, और इसमें करप्शन भी ढूंढनी थी, इसमें बेईमानी भी ढूंढनी थी, और डिले और उसकी वजूहात। इमरान खान साहब, दो अलग चीजें हैं। और एक वो केस है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके ऊपर जो है वो पिछली हुकूमत जितने फैक्ट्स फिगर्स थी वहां ले गई थी। उसके बाद ये जब ये उठाया गया और कहा गया बार बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 87 बिलियन लग गया, गलत तो नहीं उठाया ना नहीं सकता, ये खत्म हो गया, नकारा हो गया। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी, और उस रिपोर्ट को देखिए, अभी तो इस रिपोर्ट को मजीद पब्लिक होना है, और आप मतलब अब और क्या होना है, कर दिए वजीर साहब ने, वजीर साहब ने कर दिए वजीर साहब ने। पब्लिक क्यों हुई? पब्लिक ना करे तब आपको इतराज है। भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब के अच्छा, एक मिनट, चलो मुझे ब्रेक लेने। लेकिन एक चीज है ना, ख्वाजा आसिफ साहब, अभी मैंने क्योंकि पूरा नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत हद तक सुना है जो रेलेवेंट सारा पोर्शन है। एजाज चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनके सामने भी रखेंगे। सर, ये आप ऐसा कह रहे हैं? और ये, हाँ, मेरे प्रोड्यूसर भी कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। और अज़मा बुखारी साहब ये कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको देख लिया और उनकी मर्जी से जो हुआ है वो हुआ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पंजाब में तहरीक इंसाफ की बागडोर आपके हाथ में है। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये वाइट पेपर वाली कौन सी आपने सियासत शुरू की है कि अब हर महीने आपका वाइट पेपर आएगा? वो मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ वाइट पेपर दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, आप उधर केपीके में भी वाइट पेपर जारी कीजिए ना, बताएं उनकी वहां कारकर्दगी क्या है। देखें, मैं समझता हूं कि हुकूमत की जो भी कारकर्दगी है वो आवाम को मालूम होनी चाहिए। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स जो दे रहा हूं, ये हुकूमत के भी वही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। देखें, एक माह में 200 से ज्यादा बदकिस्मती से, जो खौफनाक बात है बहसियत नेशन, हमें इस पे फिक्र करनी चाहिए कि 200 से ज्यादा रेप के और मोलेस्टेशन के केसेस जो हैं ये हैं। लाखों में डकैतियां हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह हो गई है, 36 लोगों ने खुदकुशी की है। तो ये सारी फिगर जो है अवाम के नोटिस में आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप पुलिस की कारकर्दगी पंजाब में भी देख लें, आप पुलिस की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में भी देख लें। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वहां लोगों को इंसाफ दे रही है, कानून की हुक्मरानी ला रही है, जो जालिम डाकू चोर लटेरे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। और पंजाब की पुलिस इलेक्शन लड़ रही है बल्दियात का, और इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि डाके कहां पड़ रहे हैं, चोरियां कहां पड़ रही हैं। नहीं, वो कहते हैं ये खाली इल्जाम। चौधरी साहब, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के इल्जाम